अस्सलाम वालेकुम गाइस, हियर इट्स डॉक्टर बुखारी बाय बुखारी मेडिकोस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पीएमडीसी और पीएमसी एनएलई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट। पीएमसी या पीएमडीसी मैंने दोनों लिख दिए हैं क्योंकि मुझे एमबीबीएस करते हुए तकरीबन 4 साल अभी कंप्लीट होने को हैं, फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाले, और मैं अपने 4 सालों में 3 से 4 दफ़ा इस काउंसिल को ना बदलते हुए देख चुका हूँ, और आगे भी पता नहीं कितनी बार ये नाम चेंज होते रहेंगे, लेकिन नाम चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉपिक्स, स्टडी, कॉन्सेप्ट वही रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही रहते हैं, अनइम्पोर्टेंट वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। तो काउंसिल का जो भी नाम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो पीएमसी का टेस्ट होना है या थ्रू आउट वर्ल्ड दूसरे जितने भी टेस्ट होते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस जो होता है वो पीएमसी टेस्ट पे होता है, या पीएमडीसी टेस्ट जिसे आप कह सकते हैं, तो उस पे होता है। तो मैं ख़ासतौर उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो अभी हमारे सीनियर्स ग्रेजुएट होने वाले हैं मार्च में आईएसएम के, या और दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने साल सवा तक पेपर देना है। तो अगर वो कहते हैं कि यार हमारा सारा टाइम वेस्ट हो चुका है और कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, तो अब हमें समझ नहीं आती कि हमें करना क्या है, तो मैं उन्हें ये बताने लगा हूँ कि कम से कम ये टॉपिक्स आप कर लें, उसके बाद आप जितना भी करेंगे वो आप बोनस समझेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपके लाजमी होने चाहिए अगर आप पीएमसी टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं। तो हर सिस्टम और हर सब्जेक्ट में से कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है मैंने, और ये अथेंटिक रिसोर्सेज की लिस्ट है, मुस्तनद ज़राए से है। आप परेशान नहीं होना इस बारे में कि शायद ये खुद से बना रहे, खुद से नहीं, अथेंटिक सोर्सेज से है, लेकिन सोर्सेज का मैं नाम भी नहीं बता सकता, सॉरी फॉर दैट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में जो है वो रीनल स्टोन्स, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ नाम ही बताऊंगा, वीडियो को लेंथ नहीं करना। और उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया, इसमें यह है कि हाइपो एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपो एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, ये आपने करना है। रीनल स्टोन्स ये करना है। उसके बाद नेफ्रोटिक एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ये आपने करने हैं। उसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये टॉपिक लाजमी करना है आपने। एबीजीज, एसिड बेस बैलेंस, ये तो ऐसा टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन पक्का ही होता है, कंफर्म बात है, लाजमी करना है। हाइपो एंड हाइपर नेट्रीमिया, आपने ये करना है कि सोडियम का बढ़ जाना और कम हो जाना। और उसके बाद हाइपो एंड हाइपर कैलीमिया, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये जो है वो पाइलोनेफ्राइटिस आपने करना है, बीपीएच आपने करना है, ठीक है। रीनल सिस्टम में से आपने ये एटलीस्ट लाजमी करने टॉपिक्स, ठीक है। और दूसरे टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आ सकते, लेकिन मोस्टली चांसेस इन टॉपिक्स में से आने के। उसके बाद आते हैं जीआईटी सिस्टम पे। जीआईटी सिस्टम में यह है कि आपने जीआईटी की जो है वो कंप्लीट सर्जरी और मेडिसिन आपने कंप्लीट ही करनी है, ठीक है, कंप्लीट सर्जरी और मेडिसिन आपने करनी है। उसके अलावा फिर भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता जाऊँ जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। उसमें यह है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़, लाजमी क्वेश्चन आना होता है इसमें से। अपेंडिसाइटिस लाजमी आना होता है। उसके बाद हर्निया, और हर्निया के आगे 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनगोइनल हर्निया, ये लाजमी करना है आपने। उसके बाद जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल बावल की मोस्ट कॉमन है, वो ज़्यादातर आती हैं, लेकिन आपने कंप्लीट टॉपिक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस। उसके बाद जो है वो हेमरॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गाल ब्लैडर स्टोन, पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो ज़्यादातर आता है वो कोलिसिस्टाइटिस एंड कोलिलिथियसिस में डिफरेंसेस वगैरह आते हैं। इसके ऊपर मेरा पूरा टॉपिक है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हेड ऑफ पेंक्रियाज का जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसोफेजियल कैंसर और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, लाजमी क्वेश्चन आना होता है, गर्ड में से भी लाजमी आना होता है, बैरेट्स इसोफिगस में से भी लाजमी आना होता है, ठीक है। और बैरेट्स इसोफिगस अगर स्टार्ट में हो तो यही वजह बनती है एंड में जाके इसोफेजियल कैंसर की, तो ये लाजमी आपने करने। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद न्यूरोलॉजी पे आते हैं, तो सीएसएफ एग्जामिनेशन या सीएसएफ एनालिसिस मेनिंजाइटिस में, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी कवर करता है टॉपिक, ये न्यूरोलॉजी को भी कवर करता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद एपिड्यूरल एंड सब ड्यूरल हीमाटोमा, ये आपने लाजमी करना है। हॉर्नर सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट।
एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल हॉर्नर सिंड्रोम, हेडिक एंड इट्स टाइप्स लाजमी करना है। इसमें से जो है वो जैसे कि टेंशन हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया, और ड्रग ओवर यूज़ हेडेक वो हो गया, इस तरह के हेडेक्स, और गुलियान बेरी सिंड्रोम, ये आपने लाजमी करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट इनमें से ये जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। माइस्थीनिया ग्रेविस मैं बता रहा हूँ, लिखने का टाइम नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। उसके बाद आपने एनेस्थीसिया का टॉपिक लाजमी करना है, ये जनरल सर्जरी डोगर में से आपको मिल जाएगा, कैप्लान में से करना चाहते हैं वहाँ से भी मिल जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज करनी है आपने, एपिलेप्सी एंड एंटी एपिलेप्टिक्स, ये जो एपिलेप्सी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी एपिलेप्टिक्स फार्मा, इसकी फार्माकोलॉजी भी आपने करनी है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि एपिलेप्सी और प्रेगनेंसी, इस पर क्वेश्चन है कि एपिलेप्सी एंड ड्राइविंग लाइसेंस, एपिलेप्सी और जो पायलट है उसने जहाज़ चलाना होता है, ड्राइविंग ट्रेन की, तो पाकिस्तान में तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी बंदा चला रहा हो, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, लाइक प्लैब और यू असेंबली में, ठीक है गाइस। ये हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी सिस्टम। अब हेमाटोलॉजी में जो है वो 3-4 चीज़ें देखने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को देखना है। उसके बाद जो है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। थैलेसीमिया को देखना है आपने, सिकल सेल एनीमिया को। और सिकल सेल का बेसिकली ऐसे आएगा आपको कि एक बच्चा है, उसे बोन्स में पेन होता है, जॉइंट्स में, ठीक है, अगर उसे वाटर और ग्लूकोज देते हैं ना वो ठीक हो जाता है, तो उसका आंसर जो है वो एनीमिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, इन एनीमियाज के बारे में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद हेमाटोलॉजी, उनमें जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो ये कि ABO ब्लड ग्रुपिंग, जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ITP आना चाहिए आपको, ठीक है। DIC डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, हीमोफीलियाज के बारे में, कोगुलेशन फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में सिर्फ जो है वो 7 आता है, इंट्रिंसिक में जो है वो 11, 9, 8 आ जाते हैं, ठीक है। अगर इनमें डेफिशिएंसी होगी या प्रॉब्लम होगी तो क्या इशू आएगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम होगा तो क्या आएगा, अगर जो है वो ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा है BT, तो इसका मतलब आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, ठीक है। और ATP कहाँ बढ़ेगा, AT कहाँ बढ़ेगा, तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो ऑन्कोलॉजी के हवाले से आपको जो ल्यूकेमियाज हैं उसमें ये है कि AML और CML के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमियास और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमियास, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब सीवियस सिस्टम पे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशन से मुराद ये है कि फर्स्ट डे पे क्या चेंजिंग्स आती हैं, सेकंड डे और थर्ड डे पे इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, मार्कर्स वगैरह जो होते हैं। उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लोज कॉम्पिटिटर होता है रूमेटिक फीवर का, ठीक है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऑप्शन में जो है वो रूमेटिक फीवर और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दोनों मौजूद होंगे, तो इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्डाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, मरमर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस का, ये ज़्यादा बार आ चुका है, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एडिनोसिन, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियक टेम्पोनेट वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरटेंशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ख़ास तौर पर इसकी हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट, कि मतलब एक डायबिटिक प्लस हाइपरटेंशन, मतलब एक बंदा डायबिटिक भी है और उसे हाइपरटेंशन भी है, तो कौन सी ड्रग आप देंगे, तो ACE इनहिबिटर्स। या फिर अगर बंदा जो है वो हाइपरटेंसिव है और उसे प्रेगनेंसी चल रही है, हमें पता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है वो पहले प्री इक्लेम्पशिया की स्टेज आती है, फिर इक्लेम्पशिया आ जाती है, तो उसमें मैनेजमेंट, मतलब हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी वगैरह, इसको आपने मैनेज करना है। ECG सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल वर्क में भी, एग्ज़ाम के हवाले से भी, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन पाकिस्तान के एग्ज़ाम्स में आता है ECG के हवाले से वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। आपका लक है अगर ये आ जाए
ज़रा मोस्टली वैसे आता ही है, लेकिन वैसे इसकी सारी इंपॉर्टेंट है। CVS फार्मा आपको सारी आनी चाहिए, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, उसके बाद ACE इनहिबिटर्स, ARBs, जो भी है मतलब CVS फार्मा सारी आनी चाहिए आपको। रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं तो नीमोथोरेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूरल इफ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप सो कि आप समझते हैं डिफरेंस बिटवीन नीमोथोरेक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन। एक में जो एयर आ जाती है, एक में जो फ्लूइड आ जाता है। निमोनियाज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा, DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका ऐसे आता है कि एक पेशेंट फॉर एग्जांपल आपके पास आया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, आपने उसकी मैनेजमेंट वगैरह की है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचानक तीसरे दिन जो है उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह हो चुका है, तो वजह क्या होगी? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। थ्रोम्बस यहाँ से आएगा और ऊपर चला जाएगा। DVT वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस एंड सर्किडोसिस, ये एक दूसरे के क्लोज कंपिटिटर है और ये लाजमी क्वेश्चन आता रहता है। इस बार भी आया है कि जो कैजिएटिंग होते हैं ग्रेनुलोमास, CSEATANG, वो TB में पाए जाते हैं। जो नॉन कैजिएटिंग होते हैं वो होते हैं सर्किडोसिस में। ये फ़र्क इनमें आता होता है। COPD एंड एज़मा वेरी इंपॉर्टेंट। COPD के आपको पता है क्या कि दो चीज़ें आ जाती हैं, एम्फीसीमा और जो है वो दूसरी ब्रोंकाइटिस। एस्मा वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है वो लंग कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन जो अक्सर सर ने भी मुझसे पूछा था, मुझे अभी तक याद है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल है पेनकॉस्ट ट्यूमर जो एपिक्स पे मौजूद होता है, पेन COS ट्यूमर, ये इंपॉर्टेंट टर्म में आ जाती होती है, ठीक है। O2 कर्व यानी ऑक्सीजन डीएसोसिएशन कर्व इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 भी इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछेगा भी तो यही पूछेगा कि एक बंदा है जिसकी टेस्ट और स्मेल लॉस हो चुका है तो क्या वजह हो सकती है। अगर ऑप्शन में कोविड-19 हो तो आप उसको जो है वो टिक कर देंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन में जो है वो थायराइड बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म स्पेशली ग्रेव्स डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थायराइड कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीडायरेटिक हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन आ जाता है, NDI। डायबिटीज़ लाजमी करना है इन डिटेल्स, ठीक है, आगे इसकी टाइप्स वगैरह एवरीथिंग। नेल्सन सिंड्रोम ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेल्सन से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन में जो एक्रोमेगाली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एड्रिनल इंसफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट। कुशिंग सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जो है ये आपका मून फेस हो जाता है, ट्रंकल ओबेसिटीज़ हो जाती हैं आपको, और जो है वो थिन एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह हो जाती हैं। तो मून फेस ये ज़्यादातर मतलब इस पर डायग्नोसिस आपका बन जाता है ट्रंकल ओबेसिटीज़ वगैरह पे। और भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी, क्योंकि अभी हम सिर्फ टॉपिक्स का नाम लिख रहे हैं तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ गाइस, इन्फेक्शियस डिजीज़ में टाइफाइड वेरी इंपॉर्टेंट, डेंगू, CSF फाइंडिंग या एनालिसिस इन मेनिंजाइटिस, मैंने आपको बोला था कि न्यूरो का भी है और इन्फेक्शियस डिजीज़ का भी है। मलेरिया हो गया, एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस बेसिकली सेम चीज़ें हैं, फ़र्क ये है कि इसमें ब्रेन का जो पेरेन्काइमा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर मेनिंजाइटिस हो एडिशनल ब्रेन की जो है ना वो हो जाए तो उसे कहते हैं एनसेफेलाइटिस, और ये वायरस की वजह से होती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये CVS में भी आ जाता है, इन्फेक्शियस में भी आता है क्योंकि बैक्टीरिया काज करता है। MABSS, स्कैबिस वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस ये रिस्पिरेटरी में भी आ जाता है, इन्फेक्शियस में भी आता है। मम्प्स, मिजल्स, सिफिलिस, एड्स, उसके बाद जो है गैंग्रीन, एंटीबायोटिक्स फार्मा एंड एस्केरियासिस। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें टाइफाइड फीवर हो गया, मलेरिया, डेंगू, CSF फाइंडिंग्स, एनसेफेलाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, MABSS, स्कैबिस, TB, मम्प्स, मीजल्स, सिफिलिस, एड्स, गैंग्रीन, एंटीबायोटिक्स, एस्केरियासिस। लिस्ट आप बना लें, नाम लिख लें, जिस भी बुक में से करना चाहें कर सकते हैं, और मैं खुद भी इसके ऊपर लेक्चर्स दूंगा इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह। और जनरल पैथोलॉजी, इसमें कोई इतना ज़्यादा तीर मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक टर्म्स आनी चाहिए, जैसे कि एपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, नेक्रोसिस और उसकी टाइप्स करनी है, ये जो है पैथोलॉजिकल होती है, प्रोग्राम नहीं होती। ये प्रोग्राम या फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं, जबकि ये पैथोलॉजिकल होती है, ठीक है। उसके बाद हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया।
ये टर्म्स आपको सारी पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं एग्ज़ाम के हवाले से, जिन पे ज़्यादा ले दे और बहस होती है, वो मेटाप्लेजिया और नेक्रोसिस पे होती है। उसके बाद फिर आते हैं जर्नल फार्माकोलॉजी पे। जो जर्नल फार्माकोलॉजी है ये आपको कंप्लीट आनी चाहिए, सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, और फार्मा के बगैर तो बंदा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। इसमें से ख़ास तौर पे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, काफ़ी जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं बायोकेमिस्ट्री का नाम सुनते ही थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। इसमें जो है वाइटामिन्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बंदे को वाइटामिन्स नहीं पता तो उसे बायोकेमिस्ट्री में वाइटामिन्स नहीं आते तो उसे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वाइटामिन तैयार करें। वाइटामिन सारे ही इम्पोर्टेंट है सब के सब, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आप आखिरी वक्त पे, आखिरी 1 घंटा या आखिरी रात आप देखें एग्ज़ाम से पहले, उसमें फोलिक एसिड हो गया जिसे B12 भी कहते हैं, नायासिन जिसे B3 कहते हैं, B6 जिसकी डेफिशिएंसी में जो है एसिड एसिड अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, ये ATT होती है, तो उसमें जो है विटामिन B की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन K, इसकी डेफिशिएंसी की क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपने देखना है। विटामिन A की डेफिशिएंसी, उसमें जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस ही होती है। केस ऐसे होगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है और उसे नाइट ब्लाइंडनेस है, तो उसमें किस चीज़ की कमी होगी? विटामिन A की, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने एक चीज़ तो पहली जो देखनी है वो आपने विटामिन्स देखने हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ देखनी है, और तीसरी चीज़ लाइसोसोमल डिजीज़ आपने देखनी है, ठीक है। डिसलिपिडीमिया और ये फैटी चीज़ें वगैरह ये आपने देखनी है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपने जो है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की नर्व्स देखनी है, जिसमें अल्नर नर्व देखनी है आपने, मीडियन देखनी है, रेडियल नर्व देखनी है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे ये एक टनल सिंड्रोम आ जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है मीडियन नर्व की कंप्रेशन आ जाती है, ठीक है। वो इस तरह से जो है वो आपको अल्नर नर्व का, मीडियन का, रेडियल नर्व का पता होना चाहिए, ठीक है। सैचुरेटेड नाइट पाल्सी जैसे हो गया, और उसके बाद क्यूबिटल सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम हो गया, इस तरीके से। क्यूबिटल अल्नर की वजह से होती है, रेडियल आई थिंक से उसकी सैचुरेटेड नाइट पाल्सी या रिस्पेक्टिवली होगा। उसके बाद एक्सिलरी लॉन्ग थोरैसिक नर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटल नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। चंद देखिए नर्व्स हैं जिनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, अगर किसी और दूसरी नर्व्स का पता है या नहीं। अगर न्यूरो में हम जाएँ तो जैसे वो ऑप्थाल्मिक नर्व होगी, मैक्सिलरी नर्व होगी, उसके बाद जो वागस नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, वागस के बारे में आपको पता होना चाहिए लाजमी, ठीक है। तो बहरहाल हम क्योंकि वो ये कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता और वो कहता है कि चलो कुछ तो है, कुछ तो मैं काबिल हूँ कि हो सकता है मैं पास हो जाऊँ, तो ये टॉपिक्स लाजमी करें। करने को तो वैसे सारा MBBS ही पढ़ा है, सारी मेडिसिन करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गुजारे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, आपको ये पता होना चाहिए। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पता होना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस और ये SLE, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। जो है मॉर्निंग स्टिफनेस वगैरह होती है, उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफन होते हैं जॉइंट्स वगैरह, ख़ास तौर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस तरह का केस आएगा, ठीक है। और सर्जरी में ट्रामा आपने करना लाजमी, और आपकी मर्ज़ी, चाहे कैप्लान से करें, चाहे आप डोगर सर्जरी से करें, चाहे बेली एंड लब से करें। और प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव आपको कैप्लान में भी मिलेगा, और उसके बाद आपको जो है वो डोगर, अब्दुल वहाब डोगर की जो जनरल सर्जरी की बुक है उसमें से मिल जाएगा। ग्लासगो कोमा स्केल बेली एंड लब में भी है, और CK2 में भी आपको मिल जाएगा, कैप्लान में भी मिल जाएगा। उसके बाद जनरल सर्जरी जो है ये आपने कंप्लीट ही करनी है, इसका एक पूरा चैप्टर कैप्लान में मौजूद है, और अब्दुल वहाब डोगर साहब की तो पूरी बुक ही है जनरल सर्जरी पे, तो ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। पीडियाट्रिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 14 MCQs इसमें से आने होते हैं PMC टेस्ट में।
तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें से लाजमी ना होता है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100% चांस होता है। मीजल्स करना है आपने, एपिग्लोटाइटिस करना है, ठीक है। और उसके बाद पाइलोरिक स्टेनोसिस, मम्प्स, इंटरसेप्शन, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ये बायोकेमिस्ट्री में भी आ जाता है। और वैक्सीनेशन वगैरह भी, कि बच्चा पैदा होता है तो कौन सी वैक्सीन वगैरह लगानी है। गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, पहले तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए गायनी एंड ऑप्स में। गायनी जो है वो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके डिजीज़ को गायनी में मैनेज किया जाता है। लेकिन ऑप्स जो होता है वो जब प्रेगनेंसी किसी औरत को ठहरती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो से मसले मसाइल पेश आते हैं वो ऑप्स में जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑलमोस्ट 100% चांस होता है इसमें से एमसीक्यूज आने का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी लाजमी आना होता है। बेसिकली इसकी मैनेजमेंट को जो है वो देखा जाता है। और उसके बाद जो है प्लेसेंटल एब्रप्शन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा प्रीविया, वेरी इंपॉर्टेंट। अबॉर्शन, या जिसे जो है वो मिस कैरियज का नाम भी दिया जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो ईडीपी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। एनॉमली स्कैन्स 18वें से मेरे ख्याल 20वें या 22वें वीक पे होता है, ये इस बार भी आया था पीएमसी में, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक, ये ओवेरियन सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विकल कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है वो डाउन सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए। लाइन फिल्टर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। वेजिनाइटिस इंपॉर्टेंट। इनफर्टिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनफर्टिलिटी में बेसिकली आपने सबसे पहले जो है वो अगर 2 साल तक विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो सेक्स कर रहे हैं, मतलब कॉन्डम्स वगैरह के बगैर, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा 2 साल, उसके बाद आपने इनफर्टाइल जो है वो करना है या डायग्नोज बनाना है इनफर्टिलिटी का। और सबसे पहले जो है आपने औरत की इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट करनी, मर्द की करनी है। सबसे पहले सीमन एनालिसिस करना है, अगर मर्द में कोई इशू होगा तो वो सारा सा टेस्ट होता है 500-700 रुपये का, उससे पता लग जाएगा। ऐसा ना हो कि आप लाखों रुपए के औरत के टेस्ट करवा दें और बाद में पता चला कि मसला मर्द में था। तो पहले सीमन एनालिसिस मर्द में करवाना है, अगर वहाँ पे रूल आउट करना है कि उसमें क्या मसला है, अगर उसमें कोई नहीं है तो फिर औरत की तरफ जाना है। उसके बाद एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोमेट्रियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइब्रॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब यहाँ तक जो मैंने बता दी है ना आपको लिस्ट सारी गानी ऑप्स के टॉपिक्स में से, ये आप कह लें कि वेरी इंपॉर्टेंट 4 स्टार्स हैं। उसकी निस्बत अगर नीचे वाले जो टॉपिक्स हैं मैं इनको 1 स्टार दूंगा। इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अहमियत इनकी कम है। अहमियत इस हवाले से कि एग्ज़ाम में कम आते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन गायब आ गया, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रेगनेंसी प्लस यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनोरेजिया, एमिनोरिया, और उसके बाद जो है ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये हो गया। एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम हेमरेजेस, स्पेशली जब सी सेक्शन किया जाता है, सजेरियन सेक्शन, बच्चे की पैदाइश वगैरह के लिए, और मसले मसाइल जब बन जाते हैं। उसके बाद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनकी निस्बत लेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी में आते हैं, इसमें से जो है वो 6 MCQs आने हैं पीएमसी में, ठीक है, इसमें से 6 आने हैं। उसके बाद आपकी जो मेडिसिन है उसमें से 52 आने होते हैं, सर्जरी में से 48 आने होते हैं, ठीक है। ग्लोकोमा, वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, लाजमी है। ग्लोकोमा में बेसिकली ये होता है कि इंट्राऑक्यूलर जो आपका प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपको पता है कि वो सिलरी बॉडी से जो है वो एक्वस रिम्यूर पैदा हो रहा होता है, और उसकी जब ड्रेनेज इम्पेयर होती है तो उसकी वजह से ग्लोकोमा होता है। और बहुत से टाइप्स होते हैं, ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज एंगल ग्लोकोमा, कंजेनिटल होता है। और बेसिकली इसमें जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व में डैमेज आता है। चलें इसको बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ब्लो आउट फ्रैक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। और कैटरेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर सिनाइल कैटरेक्ट। सिनाइल कैटरेक्ट वो होता है कि जो विद द पैसेज ऑफ एज, जैसे आंखों का मोतिया हम कहते हैं ना कि बन गया, पाकिस्तान में हर चौथे बूढ़े इंसान को होता है, बल्कि वर्ल्ड वाइड ही होगा, सिनाइल कैटरेक्ट कहते हैं। ये कंजेनिटल भी होता है और सिनाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन आनी ज़रूर चाहिए। आई की आपको एनाटॉमी आनी चाहिए, ठीक है, जैसे इसका जो है वो ऑप्टिक कैनाल हो गई, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया। और उसके बाद जो है सुपीरियर ओब्लिक मसल हो गया, इंफीरियर ओब्लिक मसल्स हो गया, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मिडिल रेक्टस मसल्स आने चाहिए। लैक्रिमल अपरेटस वगैरह की नर्व सप्लाई लैक्रिमल नर्व जैसे करती है,
और आई की नर्व सप्लाई वगैरह, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। इंफीरियर मिडिलेटरल वाल वगैरह कौन सी बोन्स बनाती हैं। तो उसके बाद जो है वो फंडोस्कोपी पे आपको क्या नज़र आएगा, ये आपने देखना है कॉर्नियल अल्सर इसके बारे में, और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड अपवर्ड आई मूवमेंट, और उसके बाद एक दो टॉपिक्स हैं जैसे कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन एंड सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, वो आपको लाजमी आने चाहिए। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन ओक्लूजन। बेसिकली ये है कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में ये है कि जो हॉल मार्क होता है वो चेरी रेड स्पॉट होता है, इसमें चेरी रेड स्पॉट। अगर ये क्वेश्चन में आ रहा है तो समझ लें कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है। और सेंट्रल रेटिनल वेन में ये है कि एंग्री लुकिंग आई होती है, ठीक है, गुस्से वाली आई। तो ये जो है वो हमारा टॉपिक तमाम हुआ। इन टॉपिक्स की आप लिस्ट बना लें, अपनी बुक्स पे सर्कल कर लें, और कोई टॉपिक्स करें ना करें लेकिन इन टॉपिक्स को आप लाजमी करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके पीएमसी टेस्ट में। और रही बात कि करने कहाँ से हैं, तो आप ज़्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप पैथोमा और फर्स्ट एड और सीकेटो से कर सकते हैं, और सर्जरी कैप्लान को आप प्रेफर कर सकते हैं, और उसके बाद डोगर सर्जरी को भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।